नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा इंटरनेशनल अर्थ डे से रिलेटेड, दूसरा आर्टिकल है फ़ोन टेपिंग से रिलेटेड, तीसरा आर्टिकल है कि जो ड्यूअल डिग्रीज और जॉइंट डिग्री के लिए जो अभी यूजीसी ने अपने नॉर्म्स में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है उसके बारे में। तो 3 आर्टिकल्स है, तो पहले तीनों को देखेंगे, फिर बाद में बची हुई न्यूज़ देख लेंगे। तो अर्थ डे के तौर पे 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ये ध्यान रखें आप। कल गया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से ट्वीट किया अर्थ डे के लिए कि हम हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें हमारा मेन टास्क क्या है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, डैमेज्ड इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए और इस प्लेनेट को लिवेबल बनाया जाए और सस्टेनेबल लाइफ के लिए हमें ये करना ज़रूरी भी है। शुरुआत होती है 1970 से, जब यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ओशंस में ज़बरदस्त जो क्रूड ऑयल था वो फैल गया था। सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल, इसमें क्या था, एक शिप डैमेज हो गया था और बाकी चारों तरफ ओशंस में बहुत सारा तेल फैल गया था, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है, फॉर एग्जांपल सी बर्ड, डॉल्फिन, सील्स, सी लायंस, हज़ारों की तादाद में जिनकी डेथ हो गई थी। तब यूनाइटेड स्टेट्स में एक मुहिम चली, एक मूवमेंट चला कि हमें हमारी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना होगा। केवल ह्यूमन अपनी खुद की नीड्स को पूरा करने के चक्कर में बर्बाद नहीं कर सकता है अर्थ को। तो ऐसे में earthday.org ये एक पोर्टल है, वहाँ पर आप देखो जो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम है उसके लिए रिक्रूटमेंट भी होती है, ठीक है। तो आप देखो उसमें डाइवर्सिफाई करना, एजुकेट करना, एक्टिवेट करना, किसको, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को, जिससे कि वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम जो है एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन की उसको हम रोक सकें। इसके अलावा अगर देखें तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, ठीक है, 2016 में जो साइन हुआ था वो भी सेम डे 22 अप्रैल को ही हुआ था। बात ऐसी है, यूनाइटेड नेशन की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने मदर अर्थ डे 2009 के तौर पे अप्रैल 22 को डिक्लेयर किया था। ऑब्जर्वेशन में तो कब से, 1970 से, बट फाइनल डिक्लेरेशन 2009 में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप। ये काम क्या है, वही चीज़, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, प्लेनेट को हेल्दी बनाना है, जिससे कि लोग लंबी और हेल्दी ज़िंदगी जी सकें। 22 अप्रैल का लिंक अगर देखें तो उसके पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972, उसमें भी इसका लिंक आता है, क्योंकि अल्टीमेटली काम क्या था, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ही थी ना 1972, उसी ने हाईलाइट किया था कि हमें वाकई में हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में फिर आप देखो उसी साल 1972 में अर्थ एनवायरनमेंट डे, जून 5 का जो एनवायरनमेंट डे होता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, वो ऑब्जर्वेंस में आया। फिर 1992 की बात करें या फिर एजेंडा 21 की बात करें, जिसमें आप देखो 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट जो ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है, जिसको रियो डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वो भी सेम डेट ही थी। तो ओवरऑल आप देखो इस डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस हमेशा से रहा है। टारगेट क्या है जी, कैसे भी करके मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है हमें, क्यों, अल्टीमेटली हमें रहना यहीं पर है, ठीक है। और अब की बार अगर देखें तो earthday.org इसकी थीम क्या रही है अर्थ डे के लिए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इस तरीके काम करो जिससे कि प्लेनेट को हम एक सस्टेनेबल प्लेनेट के तौर पे बना सकें, तब जा कर के हमारी हेल्थ अच्छी होगी, फैमिली प्रोटेक्ट होगी, लाइवलीहुड प्रोटेक्ट होगी, अल्टीमेटली इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये थीम रही, ठीक है। तो कुछ काम की चीज़ थी वो देख ली हमने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो फ़ोन टेपिंग होती है उससे रिलेटेड है। जैसे कोई फ़ोन पे बातचीत कर रहा है तो उसकी फ़ोन की ट्रेसिंग होना, टेपिंग करवाना, रिकॉर्डिंग करवाना, उससे रिलेटेड मुद्दा है। हुआ क्या है देखो, शिवसेना के लीडर हैं संजय राउत, ठीक है, जो राज्यसभा में है मेंबर, और उनका ये कहना है कि अभी जो करंटली सीआरपीएफ की आईपीएस ऑफिसर जो है सीआरपीएफ में जो अपॉइंटेड है रश्मि शुक्ला, बोलो उन्होंने मेरा फ़ोन टैप करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ज़बरदस्त, और ये चीज़ केवल संजय राउत ने ही नहीं बोली है, ये बात एनसीपी लीडर हैं एकनाथ खड़से, उन्होंने भी कही है ये बात कि बोला मेरा भी फ़ोन टैप हुआ है। तो सवाल ये है कि फ़ोन टैपिंग का क्या सिनेरियो है हमारे यहाँ पर। देखो इसमें कोई ज़माना तो ये था कि जब फिक्स्ड लाइन हुआ करती थी, फ़ोन की लाइन हुआ करती थी, तो सर्किट के थ्रू सारा काम होता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र होता था, तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स का इनका यूज़ करके और रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। अब ज़माना है मोबाइल फ़ोन्स का, तो उसमें देखो जो अथॉरिटी है
हम देखेंगे कौन कौन सी अथॉरिटी है जिनको अलाउ किया हुआ है कि उनकी अप्रूवल के बिना आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो किसी की फ़ोन की रिकॉर्डिंग, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट देते हैं और फिर सर्विस प्रोवाइडर उन रिकॉर्डिंग्स को हैंड ओवर कर देता है, जो भी बातचीत होती है जिनको भी ट्रेस करना है, ठीक है ना, तो उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करके और फिर बाद में दे दिया जाता है। ये काम भी फिर से अगेन कंप्यूटर से ही होती है, पर ये रिकॉर्डिंग कौन करेगा? ये रिकॉर्डिंग करेगा केवल और केवल सर्विस प्रोवाइडर। पर सर्विस प्रोवाइडर भी एक ही कंडीशन में कर सकता है, जब जो एक प्रॉपर अथॉरिटी है वो ही अप्रूवल दे, वो ही रिटर्न में दे। ऐसा भी नहीं कि केवल ऑरली, रिटर्न में, चाहे वो ईमेल करे अपनी ऑफिशियल आईडी से या फिर लिख करके दे। तो उस केस में आप देखोगे, और ईमेल भी केवल इमरजेंसी के केस में। इसके अलावा फ़ोन टैपिंग के ऑर्डर कहाँ कहाँ से इशू हो सकते हैं, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 10 एजेंसीज़ हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ये अपनी तरफ से ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर स्टेट पुलिस है, वो अपने हिसाब से ऑर्डर डिक्लेयर कर सकती है। तो ऐसे में आप देखो, अगला सवाल ये आता है कि किस कानून के बेसिस पे ये काम हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 1885 का द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है सेक्शन 5 क्लॉज 2 में कि भाई अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी आए या पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या हमारे किसी दोस्त देश के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए कोई चैलेंज वाली बात हो, तब जा कर के जो आप कह सकते हो कि ऑर्डर्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं। किसको? जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ये एयरटेल, वोडाफोन और ये कंपनियां हैं ना, इनको, और वो ऑर्डर दिए जाएंगे, फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, वो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ एक्सेप्शन में आती है, छूट मिली हुई है, वो है प्रेस की फ्रीडम। जैसे मान लो कि जो अभी कोई इशू चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, मान लो जहांगीरपुरी वाला इशू चल रहा है, या फिर जो कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन उठा लो जी, कोई भी मुद्दा ऐसा आ जाए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस केस में ऑर्डर्स डिक्लेयर अगर करेगा जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो भी एडिक्वेट अथॉरिटी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो देखो आप देखोगे यहाँ पर, हम देख सकते हैं एक सेकेंड, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन होम मिनिस्ट्री। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी होम डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज होते हैं वो ऑर्डर्स डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो कि किसी भी टाइम पर मीडिया हाउसेस के बीच में, प्रेस के बीच में अगर मैसेजिंग हो रही है, उसको ट्रेस करने के लिए एक्सेप्शन दिया हुआ है। पर हाँ, उसमें भी ये है कि मान लो कि कहीं पर ट्रांसमिशन कुछ ऐसा हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है, फिर भी वहाँ पर कम्युनिकेशन लगातार हो रहा है प्रेस के बीच में, तो एक पॉइंट बनता है। बाकी सीधा प्रेस की कम्युनिकेशन को ट्रेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कि कोई भी इल्लीगली, मान लो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो अगर ट्रेस कर ले, ठीक है, जबकि ऑर्डर है नहीं, इल्लीगली करे, तो वहाँ पर उसका लाइसेंस भी ख़त्म हो सकता है। ऑथराइजेशन का प्रोविज़न वही अगेन टेलीग्राफ अमेंडमेंट रूल्स है 2007 की, उसमें रूल 419A, इसके अंडर में प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो कौन कर सकता है, ये हमने देख लिया था। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन कर सकता है, ये भी हमने देख लिया था। अब बात है इमरजेंसी की। इमरजेंसी का मतलब कि अचानक से अभी ज़रूरत पड़ी है कि अब कराना ही पड़ेगा टाइप। तो ये सिचुएशन आई थी जब 26/11 अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज पे, होटल ताज मुंबई। तो उस टाइम पर इस तरीके की सिचुएशन बनी थी, तो केवल एक ईमेल करना पड़ा था वहाँ पे, ठीक है, ईमेल करके, और वो भी एकदम प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आप किसी भी मेल आईडी से कर दोगे, ईमेल भी प्रॉपर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होगी, मैं एडजुडिकेटिंग बोल रहा हूँ बार बार, अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी होगी वो अपने हिसाब से फिर डिलीवर करेगी। फिर उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुलिस के साथ में भी शेयर की जाएगी, फिर उसके बाद में जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको टेपिंग हो पाएगी, ठीक है। और आप देख लो, इसमें जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो इंडिविजुअल होगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो फिर और वो ही अपने हिसाब से इस तरीके के स्टेटमेंट रिलीज़ कर सकेगा कि हाँ जी फ़ोन टेपिंग करनी है, ठीक है। प्रायर अप्रूवल लेना भी पड़ता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में रिव्यू करने के लिए एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है।
बस वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीटेडली डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ें हमने देख ली है। ठीक, और ये जो पॉइंट पहले बात की हमने 26/11 अटैक जो हुआ था, तब इमरजेंसी सिचुएशन आई थी, तो उस टाइम पर फ़ोन कॉल्स को ट्रेस किया जा रहा था कि कैसे भी करके जो टेररिस्ट के फ़ोन थे उन पर जो भी कॉल्स आ रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम प्रॉपरली हो सके, जिससे कि पता लगे कि कौन ऑपरेट कर रहा है उनको। इसके साथ में सवाल ये है कि चेक्स क्या हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक बार फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के लिए अप्रूवल ले लिया गया ना, तो वो 60 दिन तक चलेगा। ठीक है, और अगर इसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत पड़े तो मैक्सिमम 2 बार और रिन्यू कराया जा सकता है। तो मैक्सिमम कितना टाइम हो जाएगा? 180 दिन। इसका मतलब 6 महीने तक आप फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग की प्रोविज़न है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कि आज अगर आप डिक्लेयर करते हो या फिर जो भी एडजुडिकेटिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से ऑर्डर्स डिक्लेयर करेगी और सर्विस प्रोवाइडर उसके पास में ऑर्डर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करेगा। रिकॉर्डिंग के लिए शुरुआत में तो केवल 60 दिन का ही टाइम दिया जाता है। 60 दिन की जो भी कॉलिंग होगी, जिस भी इंडिविजुअल को ट्रेस करना है उसकी कॉल रिकॉर्ड्स होती रहेंगी। पर अगर 60 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत हो तो फिर वो 180 दिन तक मैक्सिमम ट्रेसिंग हो सकती है। साथ में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ और टेलीकॉम सेक्रेटरी तो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ही अगर ये ट्रेसिंग करवाई जा रही है, कॉल रिकॉर्ड कराया जा रहा है। स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा लॉ सेक्रेटरी भी साथ में रहेंगे और होम सेक्रेटरी भी साथ रहेंगे। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और वो कंडीशन को रिव्यू करेगी कि सही दिशा में तो कहीं चल रहे हैं ना हम, कि अगर किसी की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हो रहे हैं तो उनको हमें रोकना है या कंटिन्यू करना है। मैक्सिमम कितने टाइम तक जाता है? 6 महीने तक। ठीक है, और साथ में अगर कहीं पे फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो अगर मान लो कि कहीं यूज़फुल ना हो तो 6 महीने बाद में उनको डिस्ट्रॉय भी करना होता है। ठीक है, हर 6 महीने में ये चीज़ देखी जाती है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन का तरीका तो सिंपल सा है ही कि जो टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, उसके सेक्शन 5 क्लॉज 2 में कि जब भी कोई डायरेक्शन अगर दी जाएगी कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा, हाँ जी की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करना है हमें, तो इस केस में और फिर ये जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होते हैं उससे रिलेटेड एसपी रैंक या उससे ज़्यादा हायर रैंक के जो इंडिविजुअल अपॉइंटेड होते हैं पुलिस सर्विसेज में, उनको भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ भाई इस तरीके की ट्रेसिंग हो रही है, तो आप इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहें। ठीक है ना, यही मेन चीज़ है कि भाई ट्रांसपेरेंट मैनर में भी काम करना ज़रूरी है। बस यही चीज़ें बताई जाए। इतनी माइन्यूट चीज़ें शायद मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद भी नहीं रहनी और इतनी काम की भी नहीं है। जो मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। आगे चलते हैं। फिर बात आ जाती है जॉइंट एंड ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड, जो अभी यूजीसी ने अपने नॉर्म्स रिलीज़ किए हैं। वो देखो, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके द्वारा अभी अप्रूवल दिया गया है, अमेंडमेंट किए गए हैं कुछ रेगुलेशंस में कि अभी जो भी इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ में कोलैबोरेट करके जॉइंट ड्यूअल या ट्रेनिंग डिग्री प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहे तो उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया है। तो एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो, स्टूडेंट वो एनरोल तो करेगा इंडियन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अपनी पढ़ाई कर पाएगा जो उस इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप में है। ठीक है, मान लो कोई बंदा है जेएनयू में एडमिशन ले लिया उसने, और जेएनयू का कोलैबोरेशन मान लो किसी और यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, कोलैबोरेशन कर रखा है उन्होंने, तो उस केस में वो जेएनयू में एडमिशन ले लेगा। अब जेएनयू में एडमिशन लेने के बाद में वो अपने कोर्स का लगभग 30% हिस्सा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कवर करके और वापस फिर इंडिया आ जाएगा। तो ऐसे में 70% हिस्सा तो कहाँ पे कवर किया? लगभग इंडिया में। 30% कर लिया हार्वर्ड में। हो गया सारा, तो ओवरऑल एक डिग्री कंप्लीट हो गई। बट अब ये जो डिग्री है, ये अब कोर्स तो दोनों तरफ से हो गया, बट डिग्री कौन देगा? यहाँ पर डिग्री अवार्ड की जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप ये, ठीक है। इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही एप्लीकेशन है, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स भी जो जेएनयू में एडमिशन लेंगे उनके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। अब जेएनयू का तो एग्जांपल लिया, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे हो सकती है। तो ये तो हो गई ट्रेनिंग डिग्री। ड्यूअल डिग्री की अगर बात करें तो ये देखो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट जो है वो एक साथ 2 डिग्री ले पाएगा। अब 2 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि कोर्स अलग अलग है, कि हाँ जी बीए इंग्लिश में भी कर लिया, बीएससी फिजिक्स में भी कर लिया और दोनों की अलग अलग डिग्री ले ली। नहीं, यहाँ ड्यूअल का मतलब है
कोर्स एक ही होगा पर डिग्री दो मिलेगी, बस यही मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, एक ही सेम डिसिप्लिन में सेम लेवल पे 2 डिग्री मिलेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि एक बंदा अगर बीए इंग्लिश प्रोग्राम में एंट्री लेता है इंडियन यूनिवर्सिटी में, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन में अपने कोर्स का 30% तक स्टडी करके आएगा, 70% इंडिया में हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने स्टडी कर ली, तो अब उसको 2 डिग्रीज अवॉर्ड की जाएगी एक ही टाइम पे, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट करेगा, एक फॉरेन इंस्टीट्यूट करेगा, पर वो डिग्री होगी किसकी? बीए इंग्लिश प्रोग्राम की ही। ऐसा नहीं कि कहीं आप 2 कोर्सेज ज्वाइन कर लो, इससे आप कंफ्यूजन में ना आना। देन कम जॉइंट डिग्री। जॉइंट डिग्री में क्या होगा? एक डिग्री सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, बट उस डिग्री सर्टिफिकेट पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसका भी नाम होगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन का भी नाम होगा। इसमें कम से कम 30% कोर्स करना होगा। जो स्टूडेंट इंडिया में एडमिशन ले रहा है उसको बाहर के इंस्टीट्यूशन जिसके साथ उस इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पर उनको 30% से ज़्यादा का कोर्स अपना करके करना पड़ेगा, कम से कम 30% का करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक ही डिग्री पे दोनों नाम लिखे हुए रहेंगे कि हाँ जी, जेएनयू से भी पास आउट है और ये इसने अपना कोर्स जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी किया है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सवाल ये है कौन से इंस्टीट्यूशन एलिजिबल है? तो एक तो वो इंस्टीट्यूशन जिनको नैक दैट मीन्स नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा 4 पॉइंट में से 3.01 या उससे ज़्यादा का स्कोर दिया हुआ हो, ठीक है। या फिर जो इंस्टीट्यूशन जो टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर क्वेकरली सिमोंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उसमें टॉप 1000 में आता है वो एलिजिबल है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा इंडिया में भी आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF है वो रिलीज किया जाता है, उसमें टॉप 100 की लिस्ट में जो आती है इंस्टीट्यूशन वो भी एलिजिबल है। तो ओवरऑल ये कंडीशंस फुलफिल जो भी करेगा वो इंस्टीट्यूशन एलिजिबल हो जाएगा इस तरीके की जॉइंट ट्रेनिंग और ड्यूअल डिग्री देने के लिए, ठीक है। और ये 1000 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ एप्लीकेबल है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में भी, कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी है उनकी भी 1000 के अंदर रैंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहले क्या थे, थोड़े टाइट नॉर्म्स थे इसलिए जल्दी से अप्रूवल नहीं मिलता था, ठीक है। अब क्या है, नॉर्म्स थोड़े रिलैक्स कर दिए हैं और आजकल अप्रूवल के लिए ज़्यादा कोई स्क्रूटिनी नहीं करवानी पड़ेगी AICTE से या UGC से, ऐसा कुछ नहीं। फिर बात आ जाती है एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या फ़ी है। तो ट्रेनिंग ड्यूअल जॉइंट प्रोग्राम इनकी फ़ी है, ये तो देखो जब एडमिशन होगा उसी टाइम पे बताया जाएगा, अभी तक कुछ ओपन किया नहीं गया है। ट्रेनिंग और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम की हम बात करें तो स्टूडेंट जो है वो सेपरेटली अप्लाई कर सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट और फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब दोनों में अलग अलग अप्लाई करेगा, किसमें? ट्रेनिंग और ड्यूअल में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप जरूर, जॉइंट में यहाँ पर ट्रेनिंग और जॉइंट इन दोनों में तो अलग अलग अप्लाई कर सकता है और फिर मर्ज कर लेगा अपनी डिग्री को। जबकि ड्यूअल डिग्री में देखो उनको यहाँ पर देखो फॉर ड्यूअल डिग्री उनको अपना अलग से एडमिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन में। खैर रिपीट कर लेते हैं हम थोड़ा, यहाँ पर देख लो कि ट्रेनिंग और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, इनमें तो सेपरेटली एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया में ही अगर उन्होंने एनरोल करा लिया तो काम हो जाएगा जॉइंट और ट्रेनिंग में। जबकि ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर कोई जाना चाहे तो उनको सेपरेटली एनरोल करना पड़ेगा। इसका मतलब उनको एनरोल इंडिया में भी करना पड़ेगा, उनको एनरोल बाहर की यूनिवर्सिटी में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया एडमिशन का क्राइटेरिया। फ़ी का अभी इस पर इतना कोई ओपन है नहीं, बाकी ये है कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना और अफोर्डेबल बनाना ये टारगेट है। तो ऐसे में फ़ी स्ट्रक्चर भी है वो ज़्यादा इतना कोई एग्जॉर्बिटेंट हो चांसेस कम है, ठीक है। बाकी तो अभी UGC ने इससे रिलेटेड नॉर्म्स रिलीज़ किए नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो हमने देख ली, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे, एक न्यूज़ देखेंगे वो है इंडिया UK रिलेशनशिप से रिलेटेड, देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट पोर्शन है इसमें तो ये बताया जा रहा है कि UK जो है वो इंडिया को टेक्निकल नो हाउ दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा जिससे कि बैटल विनिंग फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाए जा सकें। इसका मतलब डिफेंस सेगमेंट में एंगेजमेंट बढ़ रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ एंजाइटीज़ में शेयर्ड है, दैट मीन्स जो भी टेंशन चल रही है आज के टाइम पे यूक्रेन वाली, तो उसको लेकर के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK बोरिस जॉनसन उन्होंने ये कहा कि बहुत बार कोशिशें की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कि लड़ाई रोकी जाए, हर बार अपनी तरफ से पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश की। इसके आगे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने कमिट किया है
कि दिवाली से पहले पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। अभी रिसेंटली आपको पता है यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने बहुत ही कम टाइम में कवर किया है, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा ये रहेगा कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी राइज होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सारे बेनिफिट्स होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडिया और यूके ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अरेंजमेंट्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की आप देखो ट्राइलेटरल, यहाँ पर देख लो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन होगा, जिसमें इंडिया और यूके तो होंगे, और ओवरऑल इसमें फंडिंग कितनी होगी, $100 मिलियन की। 14 साल तक का ये काम होगा। इसमें काम क्या है कि तीसरा कोई, ये दो कंट्रीज तो खुद हो गए इंडिया और यूके, और तीसरा कोई कंट्री जहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट इंक्लूसिव मैनर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई प्रीलिम्स में, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और मेन टारगेट क्या है, एशिया, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक रीजन में जो कोई भी कंट्री इंडिया और यूके के साथ कोलैबोरेट करके क्लाइमेट स्मार्ट मैनर में डेवलपमेंट करना चाहे, तो आने वाले 14 सालों के लिए इंडिया और यूके ने एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है, जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, IUGIP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, और इसमें मेन काम क्या होगा, कॉपरेशन, दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे। फंडिंग कितनी है टोटल, दोनों फाइनेंस करेंगे, को फाइनेंस मतलब इंडिया और यूके दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। $100 मिलियन का, कितना, 14 सालों के लिए। टारगेट कि भाई कैसे भी करके क्लाइमेट स्मार्ट इंक्लूसिव इनोवेशन लाया जाए। किसमें, थर्ड कंट्री, तीसरा कंट्री कहाँ से होगा, एशिया, अफ्रीका, इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन से, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। इसके आगे यूके के द्वारा $100 मिलियन हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे मेड इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करना। किसमें, थर्ड कंट्रीज़ में। एग्जैक्टली वही काम इंडिया और यूके दोनों साथ करेंगे काम, और फिर उसके बाद में डेवलपमेंट किया जाएगा तीसरे कंट्री में। इससे क्या होगा, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी राइज होगी, MSMEs को भी एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा कि नए मार्केट्स में जाकर के अपना काम कर सके। तो इंडिया यूके मिलकर के तीसरे कंट्रीज़, अब देख लो आज के टाइम पे ये तीसरे कंट्रीज़ का कितना स्मार्ट है ये डिसीजन। आज श्रीलंका का हाल देखो, इधर देख लो, नेपाल का हाल देख लो। तो इस तरीके से ये सिचुएशन को देखते हुए वहाँ यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, साथ में यूके की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जिसका नाम है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि पहले CDC ग्रुप के नाम से जानी जाती थी, वो भी देखो इंडिया में अपनी पब्लिक फाइनेंस को कंटिन्यू करेगा और लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो ये एक और रिलेशनशिप में जो एक स्ट्रेंथ है वो मिलेगी। इसके आगे इंडिया और यूके ने दोनों ने मिलकर के ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड इसको स्टैब्लिश करने की बात कर दी है। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड मतलब क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जाएंगी। ठीक है, और इसको लीड कौन करेगा, इंडिया की तरफ से जो इंडियाज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है NIIF, वो लीड करेगा इस इंडिया यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसमें। और यूके की तरफ से कौन सा काउंटर पार्टनर होगा, वो रहेगा यूकेज फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। तो हमारी तरफ से तो NIF और उधर से FCDO। ओवरऑल कितना पैसा खर्च करने का प्रोग्राम है इसमें, इस प्रोग्राम के अंडर में ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड में कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा, $425 मिलियन। टारगेट क्या है, इंडिया में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, इंडिया और यूके की कोलैबोरेशन को और ज़्यादा आगे लेके जाना है, जिसमें कि क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट्स किए जा सकें। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। साथ में ये भी है कि इंडिया को $1 बिलियन का लोन मिलेगा, किससे, वर्ल्ड बैंक से, उसकी गारंटी यूके ने दी है। ये और एक यहाँ पर कोलैबोरेशन है। ये पॉइंट नोट करते चले जाना, यूके इंडिया रिलेशनशिप के टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिसको हम बोलेंगे एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप, इसके लिए भी बोल दिया कि दिवाली तक इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि अभी फ़िलहाल जो पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ तो इंडिया से जो नर्सिंग स्टाफ है उसको भी बुलाया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं, इंडियंस के लिए भी किए जा रहे हैं, और इंडियंस की रेलेवेंस भी समझी जा रही है। इसके अलावा यूके इंडिया के बीच में देखें तो एक कोलैबोरेशन और निकल के आया है, गिफ्ट सिटी।
जो हमारी गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है, जहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनली जो भी मार्केट्स हैं वो ऑपरेट होते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली बहुत स्पीड से जो ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इंडिया की ये पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर के पास में गुजरात में, ठीक है। तो वहाँ पर अब यूके भी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सरसाइज करेगा। तो ये और एक कोलैबोरेशन मिला है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए जाते हैं, शेयर मार्केट का जो रोल है, वहाँ पर भी कोलैबोरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिला है गिफ्ट सिटी वाले एरिया में। इसके आगे आपको पता है COP26 को होस्ट भी अब की बार किसने किया था? ग्लासगो में, यूके ने किया था। तो उस टाइम पर एक नई फंडिंग की व्यवस्था की जाने की बात की गई थी, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। उसमें भी दोनों कंट्रीज़ कोलैबोरेट करेंगे। दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने फाइनलाइज किया है हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब को भी ऑपरेट करवाना, जिससे कि सस्ती दरों पर हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन अवेलेबल कराई जा सके। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, क्लाइमेट चेंज को कंटेन करना है, इस पर भी दोनों कंट्रीज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों कंट्रीज़ की जो सरकारें हैं उन्होंने खुद को कमिट किया है कि 75 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाने के लिए खर्च किए जाएंगे और फोकस रहेगा मेनली इंडो पैसिफिक एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है जी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टू द पॉइंट हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं पॉइंट्स, जो कि आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगे और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट जो भी हमने डिस्कशन किया है उसमें। इसके आगे इसी का सेकेंड पार्ट है, वो देखते हैं अब। इसमें तो देखो पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों की जो बॉन्डिंग है दोनों तरफ के प्राइम मिनिस्टर्स की, वो बहुत गजब है। इवन नरेंद्र मोदी जी को बोरिस जॉनसन ने कहा ये खास दोस्त, ठीक है। FTA की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। दोनों कंट्रीज़ अपनी डिप्लोमेसी को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जो आज तक शायद ब्रिटेन और इंडिया रिलेशनशिप में नहीं पहुंची है। साथ में रशिया ने जिस तरीके से अपना फोर्स एक्सरसाइज किया है, तो उसके लिए देखो इंडिया ने ओपनली तो इतना क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बट यहाँ पर यूके जो है वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इंडिया की जो रशिया पर डिपेंडेंसी है ना मिलिट्री नीड्स की, उस डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब ये कि आज इंडिया अगर कोई अनबायस्ड मैनर में या फिर कहीं रशिया के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे बोले डिफेंस टाइज हैं, तो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट करने की बात भी कही है, ठीक है। इसके आगे देखें, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेटर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की तरफ पुश किया जा रहा है कि कैसे भी करके दोनों कंट्रीज़ के बीच में और ज़्यादा डिफेंस कोलैबोरेशन आए। तो यूके जो है वो ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो इशू करेगा। इसमें क्या होगा, एक तो ब्यूरोक्रेसी का रोल कम, मतलब रेड टेपिज्म कम, जिससे क्या होगा इजीली फ्लो हो पाएगा जो भी लेन देन है वो, और कम से कम टाइम में डिफेंस प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नाम याद रख लेना, ये ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस OGEL रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्या है, तो यूके के द्वारा ये एक तरीके से प्रपोजल है इंडिया के लिए, जैसे कि इंडिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट इजीली कर सके। टारगेट क्या है कि कैसे भी करके इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, और ये यूके की तरफ से फर्स्ट है OGEL लाइसेंस देना इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी कंट्री को, ठीक है। तो डिफेंस में अपने साथ में एंगेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में पहला कंट्री बना दिया है यूके ने, जिसको OGEL एक्सेस प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, जिसमें डिफेंस जो सेगमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा इंडिया का। फिर खालिस्तान का क्वेश्चन भी पूछा था क्योंकि एक्सट्रीमिज्म उधर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन ने ये कहा कि हमारे यहाँ पर एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स हमने डेवलप कर दी है, हमने डिसाइड कर दिया है, तो हम जल्दी ही इन चीज़ों को भी कंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये था इंडिया यूके रिलेशंस की डिटेल, जिनमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर आप आए तो थोड़ा आप डील कर लोगे मेरे हिसाब से। और थोड़ा बेसिक्स की बात करें तो और कंटेंट को कलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आजकल ओपन एंडेड आने लग गए हैं। GS पेपर 2 में भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं कि भाई एग्रीमेंट हुआ है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख करके बोल देते हैं कि ये एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ है। एक तरफ तो इंडिया था, इंडिया के साथ में काउंटर पार्टी कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है फ्रंट पेज से, नीति आयोग से रिलेटेड। आपको नीति आयोग के बारे में एम लक्ष्मीकांत से कंप्लीट पढ़ लेना है। लक्ष्मीकांत नहीं है तो नोट बना लेना भाई, गूगल कर लेना नीति आयोग फॉर यूपीएससी करके। तो पॉइंट जो है वो तो इतना सा ही है कि नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, वो तो कर रहे हैं रिजाइन, और अब 1 मई से नए वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग हो जाएंगे सुमन के बेरी। ये तो सुमन के बेरी हैं, राजीव कुमार ये है ही। राजीव कुमार जो हैं वो दूसरे नीति आयोग के दूसरे वाइस चेयरपर्सन है जो कि रिज़ाइन करके जा रहे हैं। इनके पहले नीति आयोग जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसके बाद में अरविंद पनगड़िया जी मेन वाइस चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रहे थे। तब उन्होंने अगस्त 2017 से पहले रिज़ाइन किया, फिर उनकी जगह ली थी राजीव कुमार जी ने। अब राजीव कुमार जी रिज़ाइन करके जा रहे थे, सुमन बेरी जी बन रहे हैं। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन है? ये आपके सामने है ही। आगे चलते हैं, फिर हम सीधे आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ये है वो रीस्टार्ट किया जा रहा है 3 साल के ब्रेक के बाद में। तो ये क्या है ये देखते हैं। देखो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर, इसमें क्या है, रिसर्च की जा रही है, पता किया जा रहा है फिजिक्स के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में कुछ हिंट लिए जा रहे हैं कि कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा, जहाँ पर पार्टिकल्स को हाई पावर के साथ में एक्सेलरेट करके कोलाइड करवाया जाता है। और उस कोलिजन से ये देखा जाता है कि भाई वाकई में क्या एक सिनेरियो रहा होगा जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है ये। जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है ये बेसिकली डेवलप किसके द्वारा किया गया है? द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसका नाम है शॉर्ट में सर्न। सर्न की अगर फुल फॉर्म देखोगे तो वो फ्रेंच वर्ड लिखे जाएंगे, फ्रेंच का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ये, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। लोकेशन कहाँ पर है सर्न की? ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है इसकी, ये देखो स्विट्जरलैंड और फ्रेंच बॉर्डर पे लोकेटेड है। जिनेवा बिल्कुल बॉर्डर पे ही लोकेटेड है, स्विट्जरलैंड में है वैसे तो, फ्रेंच बॉर्डर के पास में है। ये रीस्टार्ट हो रहा है फुल स्केल पे समर 2022, दैट मीन्स फ्राइडे से इसका काम हो चुका है स्टार्ट। कैसे स्टार्ट हुआ, क्या किया गया है फ्राइडे को इसमें? तो 2 बीम प्रोटॉन की ली गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप जानते हैं एटम के मेन बेसिक पार्टिकल्स। तो उसमें आप देखो कि प्रोटॉन की 2 बीम्स ली और उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेट किया, और एनर्जी लेवल क्या था? 450 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसमें 27 किलोमीटर की रिंग है, बड़ा मतलब अंडरग्राउंड बनी हुई लैब है ये पूरी, उसी में फिर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और आप देखो इसमें एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उनके बारे में पता करना हमारा मेन टारगेट है, ठीक है जी। और इसके अलावा देख लो, इसके पहले ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो 2010 से 2012 के बीच में हुआ था, फिर 2015 से 2018 के बीच में हुआ है, अब 2022 से 2026 तक चलेगा। तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा इसका, थर्ड राउंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये जो नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है इसका नाम क्या दिया है? FSE, फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें LHC को अपग्रेड भी किया गया है। और जो बड़ी पजल्स हैं, जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उनका क्या एक्टिविटीज़ है, और उनमें भी मेन पार्टिकल्स कौन से फोकस में रहेंगे? न्यूट्रिनो, डार्क मैटर, और जो मैटर और एंटी मैटर है उनके बीच का बैलेंस, इसको अंडरस्टैंड करना। ओवरऑल अगर देखें तो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो ये अब की बार इस एक्सपेरिमेंट का टारगेट है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी क्या दिया है? फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट। तो देखो, काम की न्यूज़ थी वो सारी देख ली, बाकी आप देख लेना, मैं न्यूज़पेपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।